अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। हमने चैप्टर सेकंड का लेक्चर 9 स्टार्ट किया हुआ था। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड आप जानते हैं हमारे जितने भी लिविंग सेल्स हैं उन सब के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और उस न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल मौजूद होता है जनरली हम उसको न्यूक्लिक एसिड का नाम देते हैं। लेकिन सिर्फ ये न्यूक्लियस में नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस के अलावा भी कुछ ऑर्गेनेलीज भी हैं और साइटोप्लाज्म के अंदर भी बाज़ औक़ात न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है। तो सबसे पहले जो एक ऑस्ट्रियन फिजिशियन था फ्रेडरिक मिस्चर, इसने 1870 में पस सेल के न्यूक्लियस से इसको सेपरेट किया था। तो उस वक्त इसकी नेचर जो थी वो एसिडिक थी और न्यूक्लियस से इसको निकाला गया था, तो इसलिए इसका नाम न्यूक्लिक एसिड रख दिया गया। तो हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड है ये दो टाइप का होता है, एक डीएनए है, दूसरा आरएनए है। ये हम पिछली क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो डीएनए जो है ये कहाँ कहाँ पर मौजूद हो सकता है। डीएनए जो है ये ज़्यादातर क्रोमोसोम्स में पाया जाता है, लेकिन इसकी थोड़ी सी अमाउंट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी एग्जिस्ट करती है। और आरएनए जो है ये एग्जिस्ट करता है न्यूक्लियस के अंदर, छोटी छोटी माइन्यूट बॉडीज़ होती हैं, न्यूक्लियोलस। इसके अलावा राइबोसोम और साइटोसोल में भी ये फ्लोट कर रहा होता है। तो न्यूक्लियस जो है हमारे पास न्यूक्लियस जो है वो छोटे छोटे हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड है वो छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर बना होता है, और उस बिल्डिंग ब्लॉक को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोटाइड का। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक है न्यूक्लिक एसिड के। इसके बाद न्यूक्लिक एसिड है क्या। न्यूक्लिक एसिड एक जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनका पॉलीमर होता है। पॉलीमर से क्या मुराद है, कोई यूनिट बार बार रिपीट हो तो उसको उसको आप पॉलीमर कहते हैं। मसलन हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड है, तो हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड का कम्बिनेशन होता है, तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। डीएनए जो है इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स इस्तेमाल होते हैं वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, और आरएनए के अंदर जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो हैं राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। ये डायग्राम के अंदर आपको दोनों में ज़रा डिफरेंस वाज़ह तौर पर नज़र आएगा। यहाँ हम इसके स्ट्रक्चर की भी बात कर लेते हैं। तो एक न्यूक्लियोटाइड जो बेसिकली होता है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। उसके अंदर आप देख सकते हैं ये सेंटर में एक 5 कॉर्नर्ड हमारे पास एक शक्ल मौजूद है, इसको हम कहते हैं पेंटोज शुगर। और आप देखें इन द केस ऑफ आरएनए ये पेंटोज शुगर को हम कहते हैं राइबोज शुगर, और इन द केस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड इसको यहाँ पर हम कह रहे हैं डीऑक्सी राइबोज। तो पहले हम न्यूक्लियोटाइड की जनरल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो आप डीएनए के अंदर इसके डायग्राम अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक पेंटोज शुगर मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा एक साथ फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है कार्बन नंबर 5 के ऊपर, और यहाँ पर देखें कार्बन नंबर 1 के ऊपर हमारे पास नाइट्रोजनस बेस मौजूद है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी न्यूक्लियोटाइड का। अब डीएनए और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस कहाँ पर आता है, दो जगह पर डिफरेंस आता है। यहाँ पर देखें आप कि पेंटोज शुगर जो आपके डीएनए के अंदर मौजूद है ये डीऑक्सीराइबोज है, और जो आरएनए के अंदर मौजूद है ये राइबोज है। दोनों में फ़र्क कहाँ पर है, आप कार्बन नंबर 2 पर देखें इस जगह पर, तो यहाँ पर सिर्फ आपको हाइड्रोजन नज़र आएगा, और यहाँ पर आप देखें इन द केस ऑफ आरएनए न्यूक्लियोटाइड तो यहाँ पर आपको OH नज़र आएगा। तो यहाँ पर OH मौजूद है, यहाँ पर सिर्फ H मौजूद है, यानी कि कार्बन नंबर 2 पर इन द केस ऑफ डीएनए यहाँ ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। तो हम कहेंगे कि ये डीऑक्सी राइबोज शुगर है हमारे पास। और दूसरा फ़र्क होता है नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर। इन द केस ऑफ डीएनए जो हमारे पास 4 नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं वो होती है एडिनिन, साइटोसिन, गवानीन एंड थायमीन। तो इन द केस ऑफ आरएनए हमारे पास मौजूद होती है एडिनिन, साइटोसिन, गवानीन और थायमीन की जगह यहाँ पर यूरासिल मौजूद है। बाकी सब सेम होता है, यही दो डिफरेंस इन दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर मौजूद हैं। तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम अब थोड़ा यहाँ डिटेल में देखते हैं। यहाँ पर पेंटोज शुगर, यही बात जो मैंने पीछे डिस्कस की यहाँ पर दोबारा डिस्कस हो रही है कि कार्बन नंबर 2 के ऊपर आप देखें तो यहाँ पर राइबोज जो हमारे पास राइबोज शुगर है उसके अंदर, यानी कि जो आरएनए के अंदर पाई जाएगी यहाँ पर OH होगा, और डीएनए के अंदर यहाँ पर जो पाई जाएगी वो डीऑक्सीराइबोज होगी, और यहाँ पर सिर्फ कार्बन नंबर 2 के ऊपर हाइड्रोजन मौजूद होगा। इसके बाद जो हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस यहाँ पर डीएनए के स्ट्रक्चर में जो बिल्डिंग ब्लॉक के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं तो दो तरह की हैं।
या तो वो सिंगल रिंग वाली होती हैं और सिंगल रिंग वाली का नाम होता है पायरिमिडीन्स, या तो वो हमारे पास होती हैं डबल रिंग, उनको कहते हैं प्योरीन्स। तो यहाँ पर आप दोनों की टाइप की प्योरीन्स और पायरिमिडीन्स के डायग्राम देख सकते हैं। आप देखें कि प्योरीन्स के अंदर डबल रिंग वाली दो नाइट्रोजनस बेसिस हैं। तो ये डबल रिंग वाली कौन कौन सी हैं? एक गवानीन है और एक एडिनिन है। ये दोनों डबल रिंग वाली होती हैं। यहाँ पर देखें दो रिंग मौजूद है। और इस तरह पायरिमिडीन्स के अंदर आप देखें तो एक साइटोसिन है, एक थायामीन है और यूरासिल है। इन तीनों के अंदर जो रिंग है वो सिंगल पाया जाता है। तो यहाँ पर देखें ये पायरिमिडीन्स हैं और यहाँ पर प्योरीन्स हैं, दोनों का जो डिफरेंस है यहाँ पर वाज़ह नज़र आ रहा है। तो ये जो यूरासिल है ये आरएनए के अंदर इस्तेमाल होती है, बाकी जो चारों हैं ये डीएनए के अंदर इस्तेमाल होंगी। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है न्यूक्लिक एसिड के अंदर वो है फास्फोरिक एसिड। इट हैज़ एबिलिटी टू डेवलप एस्टर लिंकेज विद OH ग्रुप ऑफ पेंटोज शुगर। ये डायग्राम से ज़रा वाज़ह समझ आता है। देखिए जी, हमारे पास हमने जिस तरह स्टार्ट में बात की कि जो हमारा डीएनए होता है वो होता है चेन की फॉर्म में। न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, वो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। यानी कि यहाँ पर देखें एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ा होता है, लेकिन ये जुड़ते कैसे हैं? तो यहाँ पर आप देखें कार्बन नंबर 3 के ऊपर एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर यहाँ पर OH मौजूद है, और यहाँ पर आप देखें कार्बन नंबर 5 के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप जो है वो मौजूद है। तो होता क्या है कि हमारे पास यहाँ से OH और यहाँ से हमारे पास H जो है ये रिमूव हो जाता है, एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, और दरमियान में जो बॉन्ड बनता है, ये जो केमिकल बॉन्ड बना है इसको हम कहते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। जो दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान बॉन्ड डेवलप होता है इसको फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं, और दरमियान से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया है। तो ये जो लिंकेज बना है दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान, इसको एस्टर लिंकेज का नाम देते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और टर्म इस्तेमाल होती है अक्सर, न्यूक्लियोसाइड। हमने पीछे टर्म इस्तेमाल की न्यूक्लियोटाइड, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोसाइड। तो डायग्राम की मदद से इन दोनों में फ़र्क बड़ा आसान है, देखा जा सकता है कि अगर हम बात करें हैं न्यूक्लियोसाइड की तो इसका मतलब ये होता है जब पेंटोज शुगर के साथ आपकी नाइट्रोजनस बेस कंबाइन कर लेती है, तो ये जो दो स्ट्रक्चर हैं यानी कि बेस प्लस शुगर, इसको कंबाइंड हम बात करेंगे न्यूक्लियोसाइड। लेकिन इसी शुगर और नाइट्रोजनस बेस के साथ अगर हम फॉस्फेट भी ऐड कर दें तो अब ये स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसाइड नहीं रहेगा, अब ये स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। इसके बाद जो न्यूक्लिक एसिड में नेक्स्ट चीज़ आती है, अब डीएनए को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो डीएनए जो है हमारे पास चार तरह के न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। एक हमारे पास है डी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, दूसरा है हमारे पास डी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, तीसरा है डी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, और चौथा है डी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। ये चारों मिलकर जो डीएनए का स्ट्रक्चर है उसको बनाने में हेल्प करते हैं। अब हमने बात की न्यूक्लियोटाइड्स आर यूनाइटेड वाया फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ये बात हम पीछे डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर दोबारा देख लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड मौजूद है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो आप यहाँ पर भी देखें कि फॉस्फेट और जो OH ग्रुप कार्बन नंबर 3 पर नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड का है, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, जिस तरह हमने पिछली जो डायग्राम थी उसमें जिक्र किया, और दरमियान में जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है ये बन जाता है और न्यूक्लियोटाइड का जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर देखिए आप ये यहाँ पर 5 प्राइम लिखा हुआ है और यहाँ पर 3 प्राइम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है ये आगे जाकर बताता हूँ मैं। इससे पहले हम देख लेते हैं कि चारगाफ रूल। चारगाफ ने डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी इंपॉर्टेंट एक हमें बात बताई थी 1951 के अंदर। उसने ये कहा था कि जो एडेनिन है ना ये हमेशा थायमीन के बराबर होगी, और गुआनिन है ये साइटोसिन के बराबर होगी। ये बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर नहीं होते, लेकिन करीब करीब ये एक दूसरे के सेम ही होते हैं। मसलन यहाँ पर आप देखें कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं उनको यहाँ पर लिखा गया है, उनका यहाँ पर डेटा शेयर किया गया है। तो ह्यूमन के अंदर एडेनिन 30.9 लिखी हुई है, थायमीन जो 29.4 है। अगर आप देखें कि 30 और 29 ये तकरीबन एक दूसरे के करीब करीब अमाउंट है, और इस तरह गुआनिन यहाँ पर 19.9 है और साइटोसिन यहाँ पर 19.8 है, यानी कि तकरीबन फिगर्स एक जैसे हैं। इस तरह इकोलाई के अंदर 26, 23, 24, 25, आप सारे ऑर्गेनिज्म का देखें तकरीबन एक दूसरे के करीब करीब बिल्कुल फिगर
मौजूद है। मसलन ग्रास होपर का देखिए आप, एडेनिन इसमें 29 है, तो यहाँ पर थायामीन भी 29 है, और गवानीन अगर 20 है तो साइटोसिन भी तकरीबन 20 ही है। तो ये यही चारगाफ का रूल है कि जितना एडेनिन होगा उतना थायामीन होगा, और जितना गवानीन होगा उतना ही साइटोसिन होगा। और एक इसमें बात और है कि एडेनिन जो है वो हमेशा थायामीन के साथ बॉन्ड करेगी, और गवानीन हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड करेगी। एडेनिन और थायामीन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा, सॉरी डबल बॉन्ड होगा, और गवानीन और साइटोसिन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने इन्होंने भी थोड़ा डीएनए पर काम किया है, तो उसको देख लेते हैं जी। इन्होंने काम किया था एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी। ठीक है जी। अब ये क्या काम होता है, ये क्या चीज़ है? तो इसमें जो डीएनए का मॉलिक्यूल है उसको क्रिस्टलाइज करके उसके अंदर से, यहाँ पर आपको जैसा डायग्राम में नज़र आ रहा है, एक्सरे बीम गुजारी जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर है, आप समझ लें कि हम मॉलिक्यूल का एक्सरे कर रहे हैं, और उस मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो एक फिल्म के ऊपर, जिस तरह आप एक्सरे करते हैं वो भी एक फिल्म के ऊपर जो स्ट्रक्चर है वो आपको नज़र आ रहा होता है, और हमें बोन्स को स्टडी करने में उससे हेल्प मिलती है। तो इन्होंने भी इस टेक्निक को डेवलप किया, और जिससे हमें डीएनए के स्ट्रक्चर को थोड़ा समझने में मदद मिली। तो असल जो स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था वो वाटसन और क्रिक ने किया था। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि असली काम जो था वो इन्हीं दोनों लोगों का था, और वाटसन और क्रिक ने इसी मॉडल को आगे डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो कुछ लोगों का ये कहना है, लेकिन क्योंकि एक्सप्लेन वाटसन और क्रिक ने किया है, लिहाजा नोबेल प्राइज 1953 के अंदर उन्हीं को दिया गया था। तो न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर जो हम देखेंगे वाटसन और क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए के अंदर, तो यहाँ पर कुछ बेसिक पॉइंट हैं, उनको हम यहाँ पर बारी बारी देखेंगे, और आगे डायग्राम की मदद से इन पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे, डीएनए के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। तो हम सबसे पहले पॉइंट्स देख लेते हैं जो इसके मेन पॉइंट्स हैं। पहली बात, डीएनए इज मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स और स्ट्रैंड्स, यानी कि डीएनए हमारा न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रैंड से बना हुआ है। इस पॉइंट के मुताबिक आपका डीएनए एक लकड़ी की जो सीढ़ी होती है, जो लेडर होती है, उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल उस लेडर जैसा है। द टू स्ट्रैंड्स आर कॉइल्ड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ डबल हीलिक्स। ये जो दो स्ट्रैंड हैं ये सीढ़ी की तरह सीधे नहीं है, ये स्प्रिंग की तरह एक दूसरे के ऊपर कॉइल कर रहे हैं। स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल। स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल हैं। जिस तरह मैंने स्टार्ट में आपसे बात की कि डीएनए के 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम ये क्या चीज़ होती है, आगे आ जाएगा डायग्राम के अंदर ये बात करेंगे। एडेनिन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू थायामीन। एडेनिन के सामने, जिस तरह मैंने पहले भी बात की, हमेशा थायामीन लगता है, और गुआनिन के सामने हमेशा साइटोसिन लगता है। द टू स्ट्रैंड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये वही बॉन्ड है जो एडेनिन और थायामीन के दरमियान है, और गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान है। And there are two bonds between adenine and thymine, and there are three bonds between guanine and cytosine। और एक टर्न के अंदर 10 बेस पेयर होंगे। डीएनए एक हेलिक्स की फॉर्म में होता है, एक स्प्रिंग स्पाइरल शेप में होता है, तो वो जो एक टर्न उसके अंदर है उसके अंदर 10 बेस पेयर होंगे। डिस्टेंस बिटवीन टर्न इज 3.4 नैनोमीटर, यानी कि आपका जो एक बेस पेयर है वो 0.34 नैनोमीटर के डिस्टेंस पर एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। अब एक एक पॉइंट हम बारी बारी देखेंगे। पहला पॉइंट, डीएनए इज मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स और स्ट्रैंड। तो यहाँ पर आप देख लें, ये एक न्यूक्लियोटाइड है ये वाला, ये यहाँ पर दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, और यहाँ पर ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है। तो जनाब ये एक स्ट्रैंड है और ये दूसरा स्ट्रैंड है, यानी कि डीएनए कितने स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल है? दो पर। एक ये वाला है और एक ये वाला है। यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, टू स्ट्रैंड्स आर कॉल्ड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ डबल हीलिक्स। तो यहाँ पर आप देखें कि ये देखें, एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के ऊपर इस तरह कॉइल कर रहा है, तो ये बिल्कुल एक हीलिक्स की परफेक्ट जो एग्जांपल है वो यहाँ पर मौजूद है। तीसरी बात, स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल। अब ये बात आएगी 5 प्राइम और 3 प्राइम वाली। देखिए जी, एक स्ट्रैंड की तरफ लिखा हुआ है 5 प्राइम एंड, और यहाँ पर लिखा हुआ है 3 प्राइम एंड। और इसी तरह देखें, यहाँ पर 5 प्राइम एंड और यहाँ पर 3, यानी कि एक तरफ 5 है और दूसरी तरफ 3 है। तो हम कहते हैं कि डीएनए के स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल होते हैं। उसका मतलब यही है। अगर आप यहाँ गौर से देखें तो ये पेंटोज शुगर यहाँ पर आपको सीधी नज़र आ रही है, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और यहाँ पर 5 है, 5 के साथ फॉस्फेट लगा हुआ है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें इस स्ट्रैंड को, तो यहाँ पर ये जो पेंटोज शुगर है यहाँ पर ये उल्टी है,
इसके उल्टे होने की वजह क्या है? इसके उल्टे होने की वजह ये है कि जो हमारी नाइट्रोजनस बेस होती है ये हमेशा कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच होती है। तो जनाब अगर यहाँ पर हमने इसको सीधा रखा, नाइट्रोजन इस पेंटोस शुगर को सीधा रखा, तो यहाँ पर ये जो नाइट्रोजनस बेस मौजूद है ये यहाँ पर मौजूद हो जाएगी, ये यहाँ पर आ जाएगी। तो इसका नुकसान हमें क्या होगा कि दरमियान में पेंटोस शुगर मौजूद होगी और स्ट्रक्चर सही तरीके से डेवलप नहीं होगा। तो इस वजह से पेंटोस शुगर का स्ट्रक्चर एक तरफ सीधा है तो एक तरफ उल्टा है। अब 5 प्राइम टू 3 प्राइम का क्या मतलब हुआ? तो यहाँ पर देखें कि जो फास्फेट ग्रुप है ये मौजूद है कार्बन नंबर 5 के ऊपर, यानी कि इस स्ट्रैंड का जो फ्री एंड है वो है 5 प्राइम एंड। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर कौन सा एंड मौजूद है? कार्बन नंबर 3 वाला। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? 3 प्राइम एंड। तो इस तरफ आ जाएं। यहाँ पर आप देखें कि सबसे ऊपर जो एंड मौजूद है ये कार्बन नंबर 3 यहाँ पर मौजूद है, तो हम कहेंगे कार्बन नंबर 3 वाला एंड, यानी कि 3 प्राइम एंड। और जहाँ पर नीचे आ जाएं तो 5 प्राइम यहाँ पर नीचे है, तो हम कहेंगे यहाँ पर 5 प्राइम एंड। तो यहाँ पर आपको समझ आ गई होगी बात की कि 3 प्राइम एंड और 5 प्राइम एंड से क्या मुराद है और डीएनए के स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल होते हैं, इसका क्या मतलब है। इसके बाद गवानिन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू साइटोसिन टू, और थायमिन जो है हमेशा एडिनिन के आगे होगी। दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, एडिनिन थायमिन के दरमियान 2 होंगे, गवानिन साइटोसिन के दरमियान 3 होंगे। तो पहले इस बात को देखते हैं। यहाँ पर देखें जी, यहाँ पर थायमिन लगा हुआ है, उसके सामने हमेशा एडिनिन आएगा। और यहाँ पर गवानीन है, सामने हमेशा साइटोसिन आएगा। तो यहाँ पर साइटोसिन है, सामने हमेशा गवानीन आएगा। इसको याद रखने के लिए एक आसान फार्मूला होता है, हम रखते हैं ATGC एट गवर्नमेंट कॉलेज। इसको इस तरह याद रखना आसान है, ATGC एट गवर्नमेंट कॉलेज। एडिनिन विल ऑलवेज बॉन्ड विद थायमीन एंड गवानीन विल ऑलवेज बॉन्ड विद साइटोसिन एंड वाइस वर्सा। और यहाँ पर देखें एडिनिन और थायमीन के दरमियान जो बॉन्ड है वो 2 हैं, गवानीन और साइटोसिन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है। देयर इज अ 10 बेस पेयर इन ईच टर्न ऑफ डीएनए, डिस्टेंस बिटवीन टर्न इज 3.4 नैनोमीटर। तो जनाब यहाँ पर आप डायग्राम के अंदर देखें कि जो 2 मेजर ग्रूव्स होते हैं, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको कहते हैं मेजर ग्रूव, यानी कि एक टर्न डीएनए का। इस डीएनए के एक टर्न के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स की तादाद होती है, जो बेस पेयर होते हैं वो होते हैं 10। यानी कि जिस तरह 1 2 3 आपको यहाँ नजर आ रहे हैं ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मौजूद होंगे 10। और डीएनए इसका डिस्टेंस होगा 3.4 नैनोमीटर। तो एक बेस पेयर के दरमियान 0.34 नैनोमीटर जो है वो डिस्टेंस होगा। इसके अलावा डीएनए का जो डायामीटर होता है ना, वो होता है 2.0 नैनोमीटर, जो डीएनए के मॉलिक्यूल का डायामीटर होता है। और यहाँ पर ये सारे पॉइंट इसके क्लियर हो गए हैं वाटसन एंड क्रिक मॉडल की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा, बहुत आसान मॉडल है। इसके बाद न्यूक्लिक एसिड के अंदर बात होती है अमाउंट ऑफ डीएनए की। तो अमाउंट ऑफ डीएनए स्पीशी टू स्पीशी वेरी करता है, कुछ के अंदर ज़्यादा होता है, कुछ के अंदर कम होता है। डिपेंड किस चीज़ पे करेगा? डिपेंड करेगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के ऊपर। जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम जिस जानदार के ज़्यादा होंगे, उसका मतलब है उसके अंदर उतना ही ज़्यादा डीएनए होगा। जाहिर है छोटे जानदार हैं, छोटे एनिमल है, डीएनए कम होगा, बड़े एनिमल है, डीएनए ज़्यादा होगा। और यहाँ पर एक इसमें आखिरी बात है कि जो जर्म सेल होते हैं उनके अंदर एज कंपेयर टू सोमेटिक सेल्स जो डीएनए होता है वो हाफ होता है, क्योंकि जर्म सेल्स बनते हैं मियोसिस के रिजल्ट में, और रिडक्शन डिवीजन है मियोसिस, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ रह जाता है। एग्जांपल है स्पर्म और एग, इसके अंदर नंबर ऑफ जो अमाउंट ऑफ डीएनए होगा वो सोमेटिक सेल जो आपकी बॉडी के सेल हैं उनकी निस्बत हाफ होगा। तो आज हम इतना ही रखेंगे। इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, वो होगा आरएनए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।